हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्टिकल 15 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 चीजें हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये इन 5 चीजों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 में 6 क्लॉजेस हैं, इसको वन बाय वन हम देखेंगे। पहला क्लॉज है द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। पहला क्लॉज पहले पढ़ते हैं, ठीक है। ये है पहला क्लॉज। ये 15(1) कहता है कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओनली का मतलब है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर इनमें से किसी एक या दो या कई के बेसिस पे गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ओनली वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी और बेसिस पे गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट करती है इन 5 के अलावा तो वो अलाउड है। दूसरी बात कि अगर गवर्नमेंट किसी और बेसिस प्लस इनमें से किसी एक या दो के बेसिस को भी जोड़ करके डिस्क्रिमिनेशन करती है तो वो भी अलाउड है। वो तब आर्टिकल 15 वायलेट नहीं होगा। मतलब अगर ये गवर्नमेंट ने कास्ट के प्लस एजुकेशन के बेसिस पे किया तो वो अलाउड होगा, केवल कास्ट के बेसिस पे किया तो वो अलाउड नहीं होगा, केवल प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किया तो वो अलाउड नहीं होगा। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब ये नहीं है कि कहां आप रहते हैं, आपका डोमिसाइल कहां है, आप रेजिडेंट कहां के हैं, ये नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब है कि आप कहां पैदा हुए, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकती जो इन 5 चीजों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करे ओनली, ठीक है। अगर कोई और पॉइंट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करती है तो फिर ये आर्टिकल वायलेट नहीं होगा। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल 15(1) में तो जनरल प्रोहिबिशन है कि इन चीजों के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल 15(2) में स्पेसिफिक एप्लीकेशन है कि इन कुछ चीज आइटम्स में आपको प्रोहिबिशन नहीं करना है, सर्टेन स्पेसिफिक प्रोहिबिशन है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे इन चीजों में प्रोहिबिशन नहीं होगा। अ पर्सन शैल नॉट बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम, कोई भी पर्सन को प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा किसी भी शॉप में जाने में, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने में, होटल में जाने में, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में जाने में। इन 5 चीजों के बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा, शॉप में जाने में, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने में, होटल में जाने में, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में जाने में। अच्छा, और किस चीज के लिए प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा उन 5 चीजों के बेसिस पे? किसी भी कुएं के इस्तेमाल में, टैंक्स के इस्तेमाल में, बाथिंग घाट्स, रोड और प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट के इस्तेमाल में प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा, जहां की वह जगह या तो पार्टली या फुल्ली गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट के फंड्स द्वारा मेंटेन है, या फिर वो डेडिकेटेड है पब्लिक यूज, जनरल पब्लिक यूज के लिए, जनरल पब्लिक यूज के लिए है अगर वो जगह, और या फिर पार्टली या फुल्ली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन्ड है, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, तो फिर इन 5 चीजों के आधार पे कोई प्रोहिबिशन नहीं हो सकता है, किसी को रोका नहीं जा सकता है एंटर करने से। ये हो गया सब क्लॉज आर्टिकल, ये हो गया क्लॉज 2 आर्टिकल 15 का। अच्छा, ये तो स्पेसिफिक प्रोविजंस हो गए। अब आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 कहता है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए हम कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस वुमेन और चिल्ड्रन के लिए बना सकते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन, एस्टेब्लिशिंग कॉलेजेस एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन और स्पेशल मैटरनिटी बेनिफिट्स टू वुमेन, ये सब वैलिड है। यहाँ पे ये आर्टिकल 15 वायलेट नहीं होगा क्योंकि ये
क्लास 3 में दिया गया है कि हम उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान बना सकते हैं। और इसी तरह से बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, बच्चों को फ्री एजुकेशन और उनके एक्सप्लॉयटेशन का प्रिवेंशन के लिए मैं कुछ काम किया जाए, तो ये भी आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि क्लॉज 3 में इसकी परमिशन दी गई है। अच्छा, एक और एक्सेप्शन है क्लॉज 4 में, ये स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ SC, ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर इज अलाउड। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी, SC, ST के एडवांसमेंट के लिए और OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर के, उनकी एडवांसमेंट के लिए कुछ गवर्नमेंट स्पेशल मेजर्स ले सकती है, तो इसमें भी ये आर्टिकल 15 वायलेट नहीं होगा। किसके स्पेशल प्रोविजन किसके लिए बना सकती है? फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स अदर देन क्रीमी लेयर, और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। अच्छा, ये बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स कौन है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। इसमें प्रेसिडेंट के पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक कमीशन बनाए और कमीशन की बेसिस पे, कमीशन के रिकमेंडेशन की बेसिस पे वो क्लासेस डिफाइन कर दें कि ये बैकवर्ड है। और वो डिफाइन होगा किस ग्राउंड पे? सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड। जो क्लासेस सोशली और एजुकेशनली दोनों तरीके से बैकवर्ड हैं, वही बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे। ये आर्टिकल केवल एक अधिकार देता है राज्य सरकार को कि वो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती हैं। इन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि बनाया ही जाए, ठीक है। इसी तरह अब आ जाते हैं क्लॉज 5 में, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर इन रिलेशन टू एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अभी जिन क्लासेस की हम लोगों ने बात की थी, उनका किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन होना हो तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। किसके लिए बनाए जा सकते हैं? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अदर देन क्रीमी लेयर, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए उनको स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। हालांकि इसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कोई मुस्लिम्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो शामिल नहीं होंगे इस आर्टिकल के तहत। इसमें सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शामिल हो रहे हैं जो कि प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी शामिल हो रहे हैं, चाहे वो सरकार द्वारा एडेड हो या अनएडेड हो। अब रिजर्वेशन फॉर OBC इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 2005 में ये लागू किया गया, आर्टिकल 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। इसमें 27% OBC कैंडिडेट्स को सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट IIT, IIM शामिल है, उसमें रिजर्वेशन दिया गया। कौन लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, किनके बच्चे क्रीमी लेयर में आते हैं, ये आप इसमें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये कुछ लोग स्पेसिफाइड लोग हैं जिनके बच्चे क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से रिसेंटली एक EWS की वाली कैटेगरी के लिए भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। तो ये क्लॉज 6 जो है, ये सरकार को पावर देता है कि जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए सरकार चाहे तो कुछ स्पेशल प्रावधान कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए उनके बच्चों को। तो ये 10% रिजर्वेशन दिया गया है इसके तहत। लेकिन इसमें वो लोग नहीं शामिल हैं जो ऑलरेडी पहले की क्लॉजेस में शामिल थे, यानी कि SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर। तो इन लोगों को छोड़ करके बाकी कैटेगरी के जो पब्लिक है, उनके लिए अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर EWS में आते हैं, तो उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 10% रिजर्वेशन है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होने चाहिए, एक्सेप्ट SC, ST, OBC। 10% रिजर्वेशन है इसके लिए, इन लोगों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। अच्छा, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनकी फैमिली इनकम से और अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं कि नहीं। इसी पावर के तहत गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन EWS के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अलाउ किया है।
ईडब्ल्यूएस में शामिल होने के लिए क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया होगा? फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और फ्रॉम ऑल सोर्सेज, और इनके अलावा 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर का नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड और उससे ऊपर का नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन एरियाज अदर देन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज, वो नहीं होना चाहिए। फैमिली इनकम चेक की जाएगी ईडब्ल्यूएस के लिए। फैमिली में कौन कौन शामिल है? द पर्सन हु सीक्स बेनिफिट, जो व्यक्ति रिजर्वेशन लेना चाह रहा है वो, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन अगर 18 साल से कम है, उसकी पति पत्नी और उसके बच्चे अगर 18 साल से कम है तो। इसी चीज को अब हम लोग डायग्राम्स के माध्यम से देख लेंगे। जो शुरुआत में क्लॉज 1 था, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। एनी अदर ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन है वो अलाउड है। और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ दीज ग्राउंड्स एंड एनी अदर ग्राउंड इज ऑल्सो परमिसेबल। कोई और ग्राउंड पे रिजर्वेशन है अलॉन्ग विद one, 2 or 3 of these grounds, that too is permissible। केवल इन ग्राउंड्स पे अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो वो अलाउड नहीं है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, केवल यही ग्राउंड्स हैं अगर, तो वो और डिस्क्रिमिनेशन है तो वो अलाउड नहीं है। अच्छा, जो एक्सेप्शंस थे जिन नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाले क्लॉज के, उसके एक्सेप्शन क्या है? वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है। ये एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एडवांसमेंट के लिए बनाया जा सकता है। SC ST के लिए कुछ बनाया जा सकता है, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किए जा सकते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए किए जा सकते हैं, SC ST के लिए किए जा सकते हैं। इसमें वो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शामिल हैं जो सरकार द्वारा संचालित है और यहाँ पे प्राइवेट भी है। और प्राइवेट अगर एडेड है, अनएडेड है, तब भी शामिल है, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शामिल नहीं है। और ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशल प्रावधान बनाया जा सकता है। 10% रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दिया गया है उनको, और ईडब्ल्यूएस में SC ST OBC शामिल नहीं है, वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।